रिटर्न। और रिस्क क्या होता है बेटा? फ्लक्चुएशंस इन रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। तो जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी उतना ही ज्यादा आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आप रिटर्न करें, तो रिटर्न के ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी कि एक तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है और सेकंड उसके ऊपर बेटा आपको मिलता है कैपिटल गेन। इसी तरह अगर हम लोग बेटा रिस्क को देखें, तो रिस्क को भी बेटा हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं। एक हम होता है सिस्टेमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे जाके, कैपएम का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा। तो सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है बेटा। रिस्क मैंने बता दिया फ्लक्चुएशंस। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फर्क है? सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या फर्क होता है जी? एनीवन, एनी आइडिया? नो सर, कोई आइडिया नहीं है। सर आई थिंक सिस्टमैटिक रिस्क सर हमें पता होता है कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे कुछ आइडिया आता है कि इस तरह का रिस्क हो सकता है, वो सिस्टमैटिक है। जबकि अनसिस्टमैटिक ऐसा रिस्क है कि सर इकोनॉमी क्राइसिस आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, ये बेटा आपने रिवर्स बता दिया। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो ऐसा रिस्क होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, यानी ऐसा रिस्क जो आप एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से फेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। यानी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जिस तरह आजकल कोरोना आ गया, देखें तो कोरोना की वजह से बहुत से बिजनेसेस जो है वो इफेक्ट हुए, तो ये सिस्टमैटिक रिस्क है। ये वो रिस्क होता है जिसको बिजनेसेस मैनेज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, मीन दैट कि अनकंट्रोलेबल रिस्क भी कहते हैं इसको। इसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, कि ये वो रिस्क होता है जो कभी भी आपको फेस करना पड़ सकता है, जिसके बारे में आप तैयार नहीं होते। यानी आज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लागू कर दे तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसीज लेके आ जाए तो वो आपको पॉलिसीज जो है वो आपको माननी पड़ेंगी। यानी वो आपके फायदे में भी हो सकती है, आपके नुकसान में भी हो सकती है। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो कंपनी अपने इंटरनल एनवायरमेंट की वजह से फेस करती है। फॉर एग्जांपल पुअर प्लानिंग हो गई, पुअर इन्वेस्टमेंट हो गया, गलत डिसीजन ले लिया, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक्स कर दी, तो ये वो रिस्क हैं जिनको कंपनी कंट्रोल कर सकती है। तो रिटर्न बेटा मैंने बोला कि रिटर्न आप डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन की फॉर्म में लेते हैं, या अगर आप किसी बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही पढ़ाया था कि शेयर एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन मिलता है, जबकि बॉन्ड एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर आपको, यानी इसके अलावा शेयर के अलावा कोई भी सिक्योरिटी जिसके ऊपर आप पैसा लगाएंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया रिस्क और रिटर्न होता क्या है। तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पे एक स्लाइड ओपन करूंगा, उसमें एक छोटी सी एग्जांपल दी है रिटर्न कैसे, टोटल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन काम होगा वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी एनालिसिस होगा, यानी सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस। उसमें मैं आपको रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने के फार्मूलाज दूंगा पहले, एंड देन फिर हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये सिंपल सी एग्जांपल। अभी आपने मुझे बोला कि जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन होता है। ये देखें, ये जो dt है दिस इज फॉर डिविडेंड, और ये जो है pt माइनस वन डिवाइडेड बाय pt माइनस वन, ये बेसिकली करंट प्राइस है। दिस pt स्टैंड फॉर करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस। देखें, वही जो आपने कहा था कि हमने एक चीज 15 रुपए की खरीदी, ये फॉर एग्जांपल, और आज वो 20 की हो गई, तो जो आज वाली प्राइस 20 रुपए है वो आपका pt है, और जिस प्राइस पे आपने खरीदा था कल यानी 15 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 15, तो 5 रुपए आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, नहीं करेंगे तो इट्स अप टू यू, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इट्स अप टू यू। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला ना pt माइनस वन, ये बेसिकली चेंज इन प्राइस को शो कर रहा है। पॉजिटिव भी आ सकता है ये आंसर, नेगेटिव भी आ सकता है, लाजमी नहीं कि आंसर यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी आपने एक चीज 15 रुपए की खरीदी और वो आज 10 रुपए की होगी, तो आज का जो रेट होगा वो 10 रुपए होगा, जो प्रीवियस रेट होगा वो 15 होगा, तो 10 माइनस 15 करेंगे तो -5 भी आ सकता है। यहाँ पे माइनस का मतलब है लॉस हो रहा है, और प्लस का मतलब है कि आपको गेन हो रहा है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला रिटर्न का, ये वैसे ही मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ये आपको एमसीक्यूज टाइप में पूछा जा सकता है जी, कि सिंपल अगर आपके पास डिविडेंड इतना है और ये प्राइसेस हैं दो, आज की प्राइस ये है, कल की प्राइस ये है, तो बताएं आपने कितना कमाया। फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है डिविडेंड के लिए, जब डिविडेंड गिवन हुआ क्वेश्चन के अंदर। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल है।
द स्टॉक प्राइस फॉर स्टॉक ए वाज $10 पर शेयर 1 ईयर अगो। 1 ईयर अगो, एक साल पहले, यानी जो प्रीवियस प्राइस होगी वो एक साल पहले वो कितनी है, 10 रुपए। द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग 9.50। तो बेटा जो करंट प्राइस होगी वो पीटी था, तो पीटी आ गया हमारे पास 9.5 और पीटी -1 क्या आ गया हमारे पास 10। अब देखिए आंसर नेगेटिव आएगा, यानी 10 रुपए का शेयर जो आपने एक साल पहले खरीदा था आज वो 9.50 का है, तो तकरीबन 50 पैसे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, एंड शेयर होल्डर जस्ट रिसीव $1 डिविडेंड, और आप जो शेयर होल्डर उसको ₹1 डिविडेंड का भी मिल गया। अब वो आपसे पूछते हैं बताएं पूरे साल में आपने क्या कमाया, तो बेटा फॉर्मूला था dt प्लस, ये देखिए आपके सामने ये dt डिविडेंड आ गया $1 प्लस ये वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको शो किया था, दिस pt स्टैंड फॉर करंट प्राइस, दिस pt -1 स्टैंड फॉर प्रीवियस प्राइस, डिवाइडेड बाय करेंगे तो मैंने बोला था आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि डिवीजन के अंदर उसने जो रिटर्न होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, तो आपने डिवाइड बाय दिस कर देना है। तो ये देखिए आप इसको हल कर लें, माइनस करें, इसमें ऐड करके 10 पे डिवाइड किया तो 5%। अब ये यहाँ पे आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, लाजमी नहीं कि हमेशा प्लस पॉजिटिव ही आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है वो इतना ज्यादा नहीं है जो कि डिविडेंड ने कवर कर दिया, इस वजह से आंसर पॉजिटिव रह गया। अदरवाइज अगर ये लॉस यहाँ पे बहुत ज्यादा होता तो जब आप इसको इसमें से माइनस करते तो मे बी यहाँ ऊपर आंसर नेगेटिव में आ जाता। तो ये नहीं कहना है कि रिटर्न हमेशा पॉजिटिव होता है, रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव रिटर्न मीन कि आपको लॉस हो रहा है। इसका मतलब पूरे साल में आपने कितने परसेंट कमाया, आपने 5% कमाया। ये जस्ट बेटा आपको मैंने एग्जांपल दी किसकी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिटर्न का मतलब होता है डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। तो ये पहले वाला पोर्शन आपका डिविडेंड है और अगला पोर्शन जो है ये आपका कैपिटल गेन का है। जी बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में छोटे से। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर रिटर्न में कैपिटल गेन भी हो गया, लेकिन इसमें कैपिटल लॉस के चांसेस भी तो आ सकते हैं। हाँ तो बेटा मैंने यही बोला ना कि यहाँ पे आंसर जो भी 5% पॉजिटिव निकला है ये नेगेटिव भी आ सकता है, मैंने बोला तो है। तो नेगेटिव आंसर का यही मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो लॉस ही हो रहा है, ये गेन नहीं हो रहा। 9.5 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -0.5 आएगा। लेकिन वो जब इसमें +1 किया तो उसने पॉजिटिव कर दिया ना, इस 1 ने उसको पॉजिटिव कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ अगर आप इस फॉर्मूले को देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कैपिटल लॉस ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि साथ में आपको डिविडेंड भी मिला था इस वजह से वो कवर हो गया थोड़ा सा। ओके सर। मतलब यहाँ पे अगर आप टोटल इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस 1 की बजाय यहाँ जो $1 लिखा हुआ मैं कहता हूँ कि आपको 0.5 हुआ है, और यहाँ पे मैं कर दूं कि आपकी जो प्राइस है वो $9 है, तो 9 - 1 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको 0.5 में से माइनस करेंगे तो -0.5 आ जाएगा, तो -0.5 का मतलब है -5%। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर रिटर्न के साथ पॉजिटिव साइन है तो उसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है, अगर रिटर्न के साथ नेगेटिव साइन निकलता है तो वो लॉस है। आ सकता है नेगेटिव आंसर, ये ना समझे कि नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ओके बेटा, रिस्क मैंने डिफाइन कर दिया। अब आते हैं बेटा हम अपने मेन फॉर्मूलाज की तरफ के। अब आप कहते हैं जी कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, तो पहला पोर्शन जो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस। मैं आपको इस चैप्टर को आसान करके पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों में कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ इसमें जो मेन टॉपिक है वो सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो एनालिसिस है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस। सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है कि आपके पास मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर अवेलेबल हैं। आप कहते हैं जी पेप्सी है, कोक है, नेस्ले है, लाइट बैंक है, नेशनल बैंक है, एमटीएम है, मसूर टेक्सटाइल मिल है, इंटरलूप है। अब आप कहते हैं कि यार मैंने हर एक का अलग अलग रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो अब जब हम हर एक का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस। सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए आपको डाटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पेप्सी का डाटा दे दूंगा, कोक का डाटा दे दूंगा। अभी मैं आपके सामने ओपन भी करूंगा एग्जांपल, लेकिन उससे पहले हम पहले फार्मूलास को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रिस्क रिटर्न का फार्मूला हमने कौन सा यूज करना है। स्टैट पढ़िए, स्टैट का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। हाँ जी सर। उसमें आपने जी सर पढ़ा हुआ उसमें सर। आप मीन वैल्यू कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। समझ लें, ये इसी तरह का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। अच्छा, सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस का बेटा जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपसे बोलेगा जी कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दिस सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल डाटा गिवन होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक होगा विद प्रोबेबिलिटी फार्मूला और एक होगा विदाउट प्रोबेबिलिटी।
क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि आपने, क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन होगा ये पेप्सी का डाटा है, कैलकुलेट द रिस्क रिटर्न। उसमें ये हरगिज मेंशन नहीं होगा कि आपने विद प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यूज करना है या आपने विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यूज करना है। ये आपने डिसाइड करना है कि रिस्क रिटर्न निकालना है, और दोनों के रिस्क रिटर्न निकालने के फार्मूले में थोड़ा सा फार्मूले में चेंज होगा। जिस तरह अभी मैंने आपसे पूछा सिग्मा एक्स ओवर एन, अभी आपने मुझे बताया, तो वो वाला मैं आपको भी बताता हूँ कि जब विद प्रोबेबिलिटी होगा तो क्या होगा। अच्छा, जब आपको डाटा गिवन है पेप्सी कंपनी का फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर आपको डाटे के साथ प्रोबेबिलिटी का कॉलम भी गिवन हो, यानी डाटा इस तरह से गिवन हो, तो पेप्सी के रिटर्न्स है फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ जी कि 2001, 2002, 2003, 2004, ये मैं 4 सालों का डाटा दे रहा हूँ। 2001 में इसका रिटर्न था 15%, फिर इसका रिटर्न हुआ 8%। ये डाटा गिवन होगा आपको, जिस तरह मैं ये दे रहा हूँ इसी तरह डाटा आपको गिवन होगा। 7%, चलो ये मैं कहता हूँ -6%। माइनस का मतलब होगा कि ये लॉस हो रहा था। ओके, और अगर साथ में आपको इस डाटे के साथ आपको एक कॉलम गिवन कर दिया जाए, और ये क्या होगा, ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है, पहले मैं आपको पूरा लिख देता हूँ। ये आपके पास रिटर्न्स हैं, और ये कौन से रिटर्न्स हैं, ये पास्ट रिटर्न्स हैं, और आगे आपको वो कॉलम दे दे प्रोबेबिलिटी का। मैं कहता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, परसेंटेज में भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 या 100%। टोटल जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है, या तो अगर पॉइंट्स में हो तो 1 के बराबर होनी चाहिए, और अगर परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी गिवन है तो 100% होनी चाहिए। तो ये इनको प्लस करके देख लें, ये 1 के बराबर होगी। अब ये क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल ये पेप्सी का डाटा है, और आपसे कहा जाता है जी कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पेप्सी कंपनी। अब ये डाटा देख के आपने डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है। अब इसमें कौन सा कॉलम गिवन है, एंड पे प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन है, तो इसका मतलब है हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, विद प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे रिस्क रिटर्न का। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ उसने आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं और साथ में आपको रिटर्न्स दिए हैं बस। इसके अलावा उसने आपको प्रोबेबिलिटी का कॉलम नहीं दिया, तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला। तो दो फार्मूलाज है बेटा कैलकुलेशन करने के सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर, विद प्रोबेबिलिटी फार्मूला एंड विदाउट प्रोबेबिलिटी फार्मूला। तो पहले बेटा आपको ये समझ आ गई कि कौन सा फार्मूला यूज करना है हमने। फार्मूलाज क्या है वो मैं आपको भी देता हूँ जी। अंडरस्टैंड द लॉजिक बेटा, लॉजिक समझ आ गई? यस सर। ओके, अब मैं Yes, आपके सामने मैं ये जस्ट मैंने आपको डाटा वैसे लिखा था, मैं आपको डाटा लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। मैं अब आपके सामने फार्मूलाज ओपन करूंगा, इन फार्मूलाज को आप बेशक नोट कर लीजिएगा या इसके ऊपर स्लाइड्स के ऊपर ही देख लीजिएगा। ओके बेटा, ये है, पहले मैं आपको दे रहा हूँ विद प्रोबेबिलिटी के साथ, विद प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लिखिएगा जी बेटा। आर बार यानी आपने मीन वैल्यू निकालनी है रिटर्न की, आर स्टैंड फॉर रिटर्न, तो फार्मूला होगा सिग्मा आर इंटू पी। आर स्टैंड फॉर प्रीवियस रिटर्न एंड दिस पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। तो जो मैंने आपके सामने भी डाटा लिखा था रिटर्न्स का, और आगे वाला कॉलम था पी, तो आपने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आर इंटू पी कर देना है। जब आप उनको उस पूरे कॉलम का एक नया कॉलम बना लेंगे आर इंटू पी, तो 4 वैल्यूज आएंगी, उसको एंड पे आके आपने सम अप कर देना है, तो आपके पास रिटर्न आ जाएगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ रिटर्न का फार्मूला नोट कर लें। आर बार इज इक्वल टू सिग्मा आर इंटू पी। दिस आर बार मीन वैल्यू, जिसे हम रिटर्न कहेंगे, दिस आर बार। ये जो आर आई लिखा हुआ ब्लू कलर में, ये प्रीवियस रिटर्न्स हैं, वो जो क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको, और ये पी जो है ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो आपने क्या करना है, दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद उस पूरे कॉलम को आपने प्लस कर देना है। सिग्मा का मतलब होता है प्लस कर देना है उसको, तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। फार्मूला नोट कर लें। मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बोलना, आपने इसको सॉल्व करना है। अभी कैलकुलेटर्स अपने पास रखें, और आप जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए। अब हम 1-2 चैप्टर्स न्यूमेरिकल के ही करेंगे। ओके, ये है बेटा क्वेश्चन आपके सामने। ये कोई कंपनी है, उसके प्रीवियस रिटर्न गिवन किए गए हैं, और ये प्रोबेबिलिटी गिवन की हुई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। -15, माइनस का मतलब होता है कि ये 2 साल में उसको लॉस हुआ, फिर 9% था, फिर 21% है, फिर 0.33% है। परसेंटेज के साथ लिख लें, परसेंटेज के बगैर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परसेंटेज के बगैर लिखेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, अगर परसेंटेज के साथ लिखेंगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा।
तो ये दो पहले वाले दो कॉलम आपको गिवन होंगे, ये दोनों कॉलम गिवन होंगे। अब आपको पता है कि आर भी गिवन किया हुआ है, पी भी गिवन किया हुआ है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे विद प्रोबेबिलिटी। तो रिटर्न कैसे निकालना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10, देखिए यही आ रहा है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.20, सिंपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन ही आएगा। ओके, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ये आ गया। दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो ये आ गया। और दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन। अब आपने क्या करना है, आर इंटू पी का कॉलम बनाया, तो फॉर्मूला था सिग्मा। सिग्मा का मतलब है इन सब वैल्यूज को आपस में प्लस कर दें, तो जो माइनस है वो माइनस हो जाएंगे, जो प्लस है वो प्लस हो जाएंगी। तो ये बेटा आपके पास रिटर्न आ गया तकरीबन, ये देखिए साइड पे लिखा परसेंटेज में कितना बना, 9%। यानी ये स्टॉक, इसको 15% लॉस भी हुआ था, 3% लॉस भी हुआ था, 9% प्रॉफिट भी हुआ, 21% प्रॉफिट भी हुआ, 33% प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन अगर आप अभी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो ये स्टॉक आपको तकरीबन कितना कमा के देगा, 9% तक आपको कमा के देगा। ये हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी का पढ़ रहे हैं, पेप्सी कंपनी है फॉर एग्जांपल। तो पेप्सी कंपनी में अगर आप इस वक्त पैसा लगाएंगे तो ये कंपनी आपको तकरीबन 9% तक पैसे कमा के दे सकती है। जी बेटा, रिटर्न कैलकुलेट करना आ गया। जी बेटा, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? सर जी जहाँ पे 0.036 आपने सर वैल्यू लिखी हुई है, उन ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को नेगेटिव में लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे, और नीचे सारी पॉजिटिव में लिखेंगे। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखें, ये इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेगेटिव सिंबल्स आ रही है उन्होंने नेगेटिव ही आना है, जो पॉजिटिव सिंबल्स आ रही है उन्होंने पॉजिटिव ही आना है। सिंबल्स ये नहीं कर देनी आपने। देखिए ना, जब आप रूल तो पढ़ा हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यस सर, यस सर। ये वाला रूल चल रहा है बेटा। ये देखें, तो ये 0.10 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई के अंदर सिंबल्स वही आएंगी आपकी। और जब आप इसको सिग्मा करेंगे तो ये तीन वैल्यूज प्लस होंगी, क्योंकि अब इनके साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उसमें से नेगेटिव। करके देखें ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर अपने पास रखें, ये करके देखें साथ, ताकि आपको क्लियर हो। सर वो मैं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन कैलकुलेटर पे ये वाला आंसर नहीं आ रहा जो सर आपने लिखा हुआ, इसलिए मैंने पूछा था सर। हैं, ये कैसे हो सकता है बेटा, ये स्लाइड्स मैंने बेटा, ये इम्पॉसिबल वाली बात है, दोबारा करके देखें। 0.0, ये 9% आंसर नहीं आ रहा है, या मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आ रहा है, ये बताएं मुझे, गलती कहाँ पे आ रही है? सर प्लस करके करें जरा। 0.033 लिखें, नीचे से करें। 0.033 प्लस 0.042, मैं भी कर रहा हूं साथ साथ, आप भी करें, प्लस 0.033 और सॉरी 0.036 लिख लिया। अब आगे माइनस वाले हैं, लिखिए माइनस 0.06 और करें माइनस 0.015, इक्वल टू कर दें। यही आ रहा है बेटा मेरे पास, यही आया है सर। आ गया ना? तो बेटा ये प्लस माइनस अब आपने ठीक करना है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ आप लोगों को, प्लस माइनस तो आप लोगों ने खुद ही करना है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्योरिटी आपको कितने परसेंट तक कमा के देगी, 9% तक। अगर आप इसको परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, अदरवाइज 0.09 भी आपका आंसर आ गया। ये आ गया बेटा आपके पास हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न। अच्छा, अब आप कहते हैं कि सर ये सिक्योरिटी के ऊपर हमें रिस्क कितना है, तो सबसे पहले अब हम रिस्क का फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं विद प्रोबेबिलिटी के साथ। ये फार्मूला नोट करें बेटा। अभी हम विद प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रिटर्न का फार्मूला सीख लिया। अब हम सीखेंगे रिस्क का फार्मूला। रिटर्न को हमने शो किया था आर बार से, रिस्क को हम शो करेंगे ये सिग्मा के साइन से, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क को बेटा हम किससे मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये सिंबल डाल लें या सिंपल आप एसडी डाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर या सिंबल डाल लें या फिर आप एसडी लिख लें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो भी ठीक है। फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, ये देखें, आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। ये आई बेशक छोड़ दें, ये आई वगैरह कुछ नहीं, ये वैल्यूज होती हैं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। फार्मूला है आपका आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। ये आर वो आर है जो प्रीवियस रिटर्न थे, ये आर बार वो आर बार है जो अभी आपने कैलकुलेट किया 9%, और ये पी वो प्रोबेबिलिटी का कॉलम है जो आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था। अब हमने एक कॉलम और ड्रॉ करना है उसी के अंदर, उसी क्वेश्चन के अंदर, वो ये कॉलम होगा
आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। तो 2 स्टेप में करने की बजाय मेरा मशवरा ये है कि आप इसको एक ही स्टेप में सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ, पहले आप फॉर्मूला नोट कर लें। आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। लिख लिया बेटा? यस सर। नोट करने को इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके सामने होगा ना तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी। अब ये देखें, अब ये आपके पास बेटा ये हम पहले कर चुके हैं, पहले 3 कॉलम हम बना चुके हैं। अब हमने ये कॉलम बनाना है आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी। ये जो तीसरा चौथा कॉलम बन रहा है। अच्छा ये है हमारे पास आर, तो पहले ये वाली जो ये जो वैल्यू आई ना 0.00576, ये कैसे आई मैं आपको बताने लगा हूँ। क्या करना है, वैल्यू बेटा सिंपल समेत वैल्यू लिखनी है, -0.15 माइनस आर बार ये जो 9% था, तो -0.15 माइनस 0.09 लिखें और उसका क्या ले लें, जो आंसर आए उसका स्केल ले लें। देन फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ये वाली प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये आपके पास पहली वैल्यू आएगी, यानी दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू और उसका स्केल जो आंसर आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय जो उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। निकाल के देखिए ये आ रही है। सिंबल समेत लिखना है बेटा, क्योंकि जब आप -0.15 और -0.90 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी वैल्यू। इस वजह से आपने ये साइन इग्नोर नहीं करने, दीज साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो उसको माइनस के साइन के साथ ही वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें। तो लिखिए -0.15, फिर लिखिए माइनस हाँ सर आ गया। यही आ रहा है। हाँ जी। अच्छा अब दूसरी वैल्यू ये देखें, ये वैल्यू माइनस अगेन ये 0.90, जो भी आंसर निकले उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह आपने ये पूरी की पूरी 5 वैल्यूज यहाँ पे बना देनी है। कोई एक आधी वैल्यू और कैलकुलेट करके देख लें। यानी आर वाला कॉलम माइनस आर बार जो आप निकाल चुके हैं, वो जो हमारा 9% निकला था, तो 0.09 इसका स्क्वायर लिया और स्केल लेने के बाद देखिए अब अच्छा अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर यहाँ पे तो माइनस का साइन था, तो यहाँ पे माइनस का साइन अब क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया वैसे? सर जब स्केयर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जब बेटा किसी भी वैल्यू का स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि यहाँ पे स्केयर नहीं आ रहा, तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया। अब यहाँ पे हर वैल्यू आके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी वैल्यू का आंसर स्केयर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, ये मैथमेटिकल रूल है। अच्छा अब ये देखिए 0.21 में से माइनस करेंगे 0.90, जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के सामने जो प्रोबेबिलिटी है, तो वो आ जाएगा 0.00288। देखिए यार है। पहले बताइए कॉलम बनाना आ गया बेटा सबको? हाँ जी सर वो आ ये गया। वीडियो एंड हो रही है बेटा, दोबारा ज्वाइन करेंगे मुझे, ठीक है? ये वीडियो आपकी एंड होने लगी है तो दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन करें।